स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 34 के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो हमारा चैप्टर नंबर 34 है वो ह्यूमन में मेंस्ट्रुअल साइकिल, मानव में आर्तव चक्र से संबंधित है। तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। मानव में आर्तव चक्र को हम डिस्कस करें उससे पहले हम एक छोटा सा डिस्कशन उन सभी मैमल्स, स्तनधारियों के बारे में करेंगे जिनकी फीमेल में, मादाओं में ऐसे ही चक्र उपस्थित होते हैं। तो पहले एक छोटा सा डिस्कशन हम मैमेलियन फीमेल, मादा स्तनधारियों के बारे में करेंगे और उसके बाद में फिर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पर हमारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं हमारा टॉपिक फीमेल जो मैमल्स हैं, मादा स्तनधारियों के बारे में। और अगर हम मादा स्तनधारियों के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं वहां पर कि मादा स्तनधारियों में जो प्रजनन तंत्र है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और उसमें भी स्पेशली हम बात करेंगे एक तो मादा सदस्य के प्रजनन तंत्र में अंडाशय, ओवरी के बारे में, और दूसरा डिस्कशन हम करेंगे मादा सदस्य के प्रजनन तंत्र के गर्भाशय या यूटेरस के बारे में। और क्या देखते हैं हम कि मादा स्तनधारी के अंडाशय में और गर्भाशय में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, साइक्लिक चेंजेस होते हैं। तो जो मादा स्तनधारी हैं इनमें अंडाशय और गर्भाशय, इनमें जो साइक्लिक चेंजेस, जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं, उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मैंने यहां मेंशन किया है जो पहले प्रकार का चक्र है उसे नाम दिया गया है मध्य चक्र। अंग्रेजी में इसके लिए हम जो शब्द प्रयोग में लेते हैं वो है ईस्ट्रस साइकिल। तो आप हिंदी में इसे मध्य चक्र कहेंगे, अंग्रेजी में इसे ईस्ट्रस साइकिल कहोगे। जो दूसरे प्रकार का चक्र, साइकिल उपस्थित हैं
उसे आर्तव चक्र, अंग्रेजी में मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जाना जाता है। तो अभी मैंने क्या डिस्कस की कि आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली मादा स्तनधारियों के प्रजनन तंत्र से संबंधित है। और हमने क्या बताया कि जो मादा स्तनधारी है उसकी अंडाशय में और गर्भाशय में जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं वे चक्रीय परिवर्तन दो प्रकार के हैं, मध्य चक्र और दूसरा आर्तव चक्र। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। हालांकि हमारा जो टॉपिक है वो मानव से संबंधित है और मानव में कौन सा वाला चक्र है, आर्तव चक्र है। तो डिटेल हम आर्तव चक्र के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमें एक जानकारी मध्य चक्र के बारे में भी होनी चाहिए। तो डिस्कस करें। पहले मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं मध्य चक्र के। तो जितने भी यूथीरियन मैमल्स हैं, 11th हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ के आए हैं, तो वहां पर मैमेलिया जो वर्ग है, स्तनधारियों का जो वर्ग है, उनका एक क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मैंने बात की यूथीरियन मैमल्स की। ओके, तो जो यूथीरियन मैमल्स हैं उसमें से एक गण को मैंने छोड़ दिया है। उस गण का नाम है प्राइमेट, जिसमें मानव है, एप्स हैं, ये सब आते हैं। तो प्राइमेट ऑर्डर या गण के अलावा बाकी जितने भी यूथीरियन मैमल्स हैं, तो हम अगर हमारे आसपास देखते हैं, गाय, भैंस, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, ये सभी आपके प्राइमेट के अलावा यूथीरियन मैमल्स हैं। और इन सब की फीमेल में मध्य चक्र उपस्थित होता है। यहां तक ठीक। अब एग्जाम्पल तो क्लियर हुआ। अब इस मध्य चक्र में होता क्या है? तो क्या होता है, जिन जंतुओं की मैं बात कर रहा हूं, प्राइमेट को छोड़कर बाकी के यूथीरियन मैमल्स, तो उनमें क्या होता है कि जो मेटिंग, प्रजनन की क्रिया होती है वो ईयर अराउंड, वर्ष पर्यंत नहीं होती। एक ब्रीडिंग सीजन, प्रजनन ऋतु है, उसी में इनमें जनन की क्रिया होती है। तो उसी प्रजनन ऋतु में अंडाशय में अंड जनन की क्रिया होगी, गर्भाशय में परिवर्तन होंगे। तो ऐसा जो चक्र है उसे हमने नाम दिया मध्य चक्र, ईस्ट्रस साइकिल। इज इट क्लियर? तो यहां एक बात हमें ध्यान रखनी है। वो क्या बात ध्यान रखी कि इन जंतुओं में जनन की क्रिया वर्ष पर्यंत नहीं है। एक विशिष्ट प्रजनन काल, प्रजनन ऋतु आएगी, उसी में इनमें जनद अंड जनन करेंगे, गर्भाशय में परिवर्तन आएंगे, तो वो मध्य चक्र है। अब कुछ
ऐसे स्तनधारी होंगे जिनमें वर्ष में ये परिवर्तन एक ही बार आएंगे, यानी एक वर्ष में एक ही बार प्रजनन काल, ब्रीडिंग सीजन आएगा। तो उसको हम कहते हैं मोनो ईस्ट्रस साइकिल। मोनो का मतलब ही एक है। अगर 2 बार आए, प्रजनन काल वर्ष में 2 बार हो, तो डाई ईस्ट्रस साइकिल हो गया। और वर्ष में ये ब्रीडिंग सीजन 2 से अधिक बार आए तो उसे हम पॉली ईस्ट्रस साइकिल के नाम से जानते हैं। तो पहली वाली कैटेगरी आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं ऐसा ही जो दूसरा चक्र, उसका नाम हमने दिया आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो चक्र है आर्तव चक्र, ये हमें प्राइमेट, मैंने कहा यूथेरियन मैमल्स का एक गण है। प्राइमेट मानव इसका एक उदाहरण है। एप्स, चिंपांजी, गोरिल्ला, ये इसके उदाहरण हैं। तो उन यूथेरियन मैमल्स में जो प्राइमेट गण से संबंधित हैं, उनमें आर्तव चक्र उपस्थित होगा। एग्जाम्पल हो गया। अब क्या होगा कि ऐसे जो मैमल्स हैं जिनमें आर्तव चक्र है, तो उनमें क्या होता है, अंडाशय में और गर्भाशय में चक्रीय परिवर्तन वर्ष पर्यंत चलते रहते हैं। तो उस चक्र को आर्तव चक्र नाम दिया गया। एग्जाम्पल हो गया मध चक्र आर्तव चक्र से कैसे अलग है, ये जानकारी आपको समझ में आई। ओके, अब हमने सीधी सी बात की। अब मैं आर्तव चक्र पे ही डिटेल ले रहा हूं। तो आर्तव चक्र भी हम केवल किस में फोकस करेंगे, मानव की फीमेल के अंदर। तो क्या होना चाहिए इस समय, एक तो परिवर्तन आना चाहिए कहां, अंडाशय में। दूसरा परिवर्तन कहां आना चाहिए, गर्भाशय। बिल्कुल सिंपल है। तो इस चक्र में जो परिवर्तन आएंगे वे परिवर्तन साइक्लिक, चक्रीय परिवर्तन है। तो ऐसे चक्रीय परिवर्तन एक तो आएंगे अंडाशय में और दूसरे ऐसे चक्रीय परिवर्तन आएंगे गर्भाशय में। तो जब शरीर में अंडाशय और गर्भाशय में ऐसे चक्रीय परिवर्तन आएंगे तो वे किस कारण आएंगे, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल इन हार्मोनों का होता है। उसमें से पहले जो 2 हार्मोन हैं वो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित FSH, फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन, और दूसरा पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। तो पहला जो इस चक्र पर जो नियंत्रण है, या मैं ऐसा कहूं कि आखिर ये चक्रीय परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, तो इन चक्रीय परिवर्तनों पर पहला नियंत्रण या नियमन FSH और LH का है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार शरीर में FSH और LH के लेवल में उतार चढ़ाव आते हैं और उसी के कारण अंडाशय में हमें चक्रीय परिवर्तन दिखाई देते हैं। दूसरे जो 2 हार्मोन हैं उसमें पहला है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये 2 हार्मोन भी इस चक्र के दौरान
इनका लेवल भी कम ज्यादा होता रहेगा, उतार चढ़ाव आता रहेगा। तो इन हार्मोनों के लेवल में उतार चढ़ाव के कारण गर्भाशय में चक्रीय परिवर्तन आते हैं। तो बेसिकली आर्तव चक्र में अंडाशय में और गर्भाशय में साइक्लिक चेंजेस आते हैं और ये साइक्लिक चेंजेस इन हार्मोन्स के लेवल में उतार चढ़ाव के कारण आते हैं। यहां तक ठीक? ओके। अब दो इंपॉर्टेंट बातें, 1 मार्क्स के दो क्वेश्चन हम कह दें। पहली चीज, एक शब्द आता है हमारे पास कि किसी फीमेल में ये आर्तव चक्र की शुरुआत कब होगी, कब उसकी लाइफ में ये आर्तव चक्र स्टार्ट होगा, तो उसे हम कहते हैं मेनार्क। मेनार्क का मतलब है हिंदी में रजो दर्शन, कि किसी फीमेल में पहली बार उसके जीवन काल में आर्तव चक्र का प्रारंभ होना मेनार्क या रजो दर्शन कहलाता है। हालांकि अलग अलग कंट्री में, देशों में ये आयु भी अलग अलग है, क्योंकि कई बाह्य कारक जैसे पोषण कितना मिल रहा है, एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी है, ये सब आर्तव चक्र को प्रभावित करती है। लेकिन ऐसा मान सकते हैं 12 to 13 ईयर की जो एज है उसमें ये मेनार्क या रजो दर्शन शुरू हो जाता है। 50 साल की एज तक लगभग ये चलता रहेगा। उसके बाद ये रुक जाएगा, उसे मेनोपॉज, रजो निवृत्ति कहा जाएगा। और अप्रोक्सीमेट लगभग 50 वर्ष की आयु तक ये आर्तव चक्र चलता जाएगा। उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा, उसे मेनोपॉज, रजो निवृत्ति कहा जाता है। तो एक सामान्य जानकारी आर्तव चक्र के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस की। ओके, नेक्स्ट पार्ट में अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि ह्यूमन में, मानव की फीमेल में जो ये आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है वो कितनी समय अवधि का है, उस समय क्या क्या अवस्थाएं आती हैं, उस अवस्था में FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनके लेवल क्या क्या हैं और क्या परिवर्तन अंडाशय में होंगे, क्या परिवर्तन गर्भाशय में होंगे, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कि मैंने मेंशन किया है मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस, अवस्थाओं के बारे में। तो ब्लैक बोर्ड पे मैंने मेंशन किया है आर्तव चक्र की अवस्थाएं। अच्छा, एक चीज और डिस्कस कर दें कि जो ह्यूमन फीमेल की हम बात कर रहे हैं उसमें ये जो आर्तव चक्र है ये 28 डेज, 28 दिनों का एक चक्र है। अलग अलग फीमेल में ये अवधि कम ज्यादा हो सकती, किसी में 27, किसी में 26 ऐसा हो सकता है, लेकिन एवरेज औसत रूप में हम बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ फीमेल में ये 28 डेज का एक साइकिल है। इज दैट क्लियर? और 4 अवस्थाएं हैं, लिखी हुई आप पढ़ सकते हो। ए पे मैंने फर्स्ट फेज लिखी है, इसे ऋतु स्त्राव अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसे हम मेंस्ट्रुअल फेज ये कह सकते हैं, याद रहेगा। नंबर 2 पे अल्फाबेट बी करके मैंने सेकेंड फेज का नाम दिया है,
वो है पुटिकीय अवस्था, फॉलिक्यूलर फेज। सी में हमने थर्ड स्टेज ली है अंडोत्सर्ग अवस्था, ओव्यूलेशन फेज, और डी में है पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। अब एक एक करके देखो, याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक, हम हर फेज में 4 बातें डिस्कस करेंगे। 4 पैरामीटर मेरे हैं, सब में कॉमन रूप से मेरा जो फर्स्ट पैरामीटर होगा वो होगा टाइम, कि हर फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से दिनों में होगी। तो पहला पैरामीटर हम डिस्कस करेंगे ड्यूरेशन या समय के बारे में, वो कौन से दिनों में आएगी अवस्था। जो सेकंड पैरामीटर हम डिस्कस करेंगे वो होगा लेवल एफएसएच और एलएच का, और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि एफएसएच और एलएच के लेवल के कारण ओवरी में क्या चेंजेस होंगे, अंडाशय में क्या परिवर्तन होंगे। जो मेरा थर्ड पैरामीटर होगा वो होगा लेवल एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरॉन का, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल के कारण गर्भाशय यूटेरस में क्या चेंजेस आएंगे। तो 3 तो ये हो गए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि कौन सी अवस्था में क्या चेंजेस हुए, और उसी के अकॉर्डिंग हमने इन अवस्थाओं के नाम दिए हैं। तो ये 4 पैरामीटर्स हम बेसिकली आर्तव चक्र की अवस्थाओं में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली स्टेज में चलूं, बहुत सिंपल है। पहली स्टेज का मैंने नाम दिया ऋतु स्त्राव अवस्था, मेंस्ट्रुअल फेज, इस नाम से भी हम इसे जानते हैं। बहुत सिंपल है, शुरू करें। ओके, क्या होगा, मैंने टोटल टाइम पीरियड बताया आपको कितना, इट इज अप्रोक्सीमेटली 28 डेज, ये एक समय अवधि है। तो जो ये फर्स्ट फेज आएगी, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी शुरुआत हुई, एक चक्र स्टार्ट हुआ, तो उसके फर्स्ट 3 से फर्स्ट जो 5 डेज हैं आपके, वो कौन सी फेज होगी, मेंस्ट्रुअल फेज होगी, ऋतु स्त्राव अवस्था होगी। इज इट क्लियर? तो पहले 3 से पहले 5 दिनों तक जो फेज आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उसका नाम ऋतु स्त्राव अवस्था है, मेंस्ट्रुअल स्टेज है। ओके, क्लियर है यहां तक? अब इस अवस्था में क्या हुआ, बिल्कुल सिंपली हम समझते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं इन 2 हार्मोनों से। इज इट क्लियर? एक का नाम है एस्ट्रोजन, दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। तो क्या होगा, आर्तव चक्र की इस पहली अवस्था में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इन दोनों ही हार्मोन्स का लेवल अचानक से ब्लड में डाउन हो गया है। इज इट क्लियर? तो जो दूसरा चेंज मैंने पैरामीटर डिस्कस किया कि जो ऋतु स्त्राव अवस्था है उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का लेवल ब्लड में डाउन हो गया। मैंने एरो डाउनवर्ड दिखाए, इसका मतलब इन दोनों का लेवल डाउन हुआ। क्या होगा, ये दोनों हार्मोन
अपना काम यूटेरस गर्भाशय पर करते हैं। तो गर्भाशय की अगर मैं संरचना देखूं, 3 लेयर हैं वहां पर। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली, बीच में एक पेशियों का स्तर है, मसल्स हैं, मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर है पेरीमेट्रियम। ओके, तो जो एंडोमेट्रियम है वहां 2 स्तर हैं। एक जो स्तर है वो टेम्परेरी है, जो सबसे अंदर की ओर है, उसका नाम है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर थी जो इस प्रोजेस्टेरॉन के हाई लेवल के कारण बनी थी। और इसके नीचे दूसरी लेयर है स्ट्रेटम बेसिलिस। तो जब इस प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हुआ तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम, नाम याद रहेगा, उसकी जो टेम्परेरी लेयर है, नाम क्या है, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, वो धीरे धीरे डिजेनरेट होने लग गई, टूटने लग गई। तो अब केवल क्या बची, स्ट्रेटम बेसिलिस बची है। तो एंडोमेट्रियम जो पहले मोटी संरचना थी अब एक थिन पतली परत में परिवर्तित हो गई। यहां तक ठीक 2 परिवर्तन हुए। FSH और LH का लेवल डाउन है, इसलिए अंडाशय में किसी भी प्रकार के अंड जनन की कोई क्रिया शुरू नहीं हुई है। तीसरा पैरामीटर हो गया। अब क्या होगा, लास्ट बात करूं मैं। निषेचन हुआ नहीं है, तो निषेचन जब नहीं हुआ तो फैलोपियन नलिका में जो द्वितीयक ऊसाइट था, क्लियर, वो द्वितीयक ऊसाइट प्लस एंडोमेट्रियम के क्षतिग्रस्त हिस्से यानी स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, कुछ रुधिर वाहिनियां हैं, केशिकाएं, वो रुधिर कणिकाएं, ये सब क्षतिग्रस्त ऊतक, और साथ में द्वितीयक ऊसाइट इस समय क्या होगा, योनि मार्ग से होकर शरीर से बाहर स्त्रावित होगा। इसी अवस्था का नाम क्या है, ऋतुस्राव अवस्था। यहां तक ठीक आपको समझ में आ गया होगा। पहली स्टेज में मैंने 4 पैरामीटर डिस्कस किए। कल मैं एक आरेख डायग्राम बना के इस बात को दोबारा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से दिन कौन सा हार्मोन बढ़ा घटा, वो डिस्कस कल एक बार और करेंगे। दूसरी फेज में आते हैं पुटी की अवस्था। अब पहले टाइम पीरियड बात करें कि ये कितने टाइम पीरियड की बात है। तो ये आपके अप्रोक्सीमेट 6 to यानी पहले 5 दिन तो ये चला, छठे दिन से लेकर 13वें दिन तक, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 8 दिनों तक टाइम पीरियड की बात करूं, ड्यूरेशन की, तो ये अवस्था चलती है। एग्जैक्ट टाइम क्या है, फ्रॉम द 6th डे टू 13 डे ये अवस्था चलेगी। क्लियर। अब बात करते क्या चेंज हुए। अचानक से लेवल बढ़ना शुरू हुआ, किसका, FSH और LH का। चलो लिख देते हैं, FSH का लेवल बढ़ा, LH का लेवल बढ़ा। देखो मैंने एक लाइन बड़ी की, एक लाइन छोटी की, यानी FSH का लेवल ज्यादा बढ़ा है कंपैरेटिवली, LH का लेवल अभी उतना ज्यादा। तो 6 से 13 डे तक आप कल देखोगे आरेख में FSH का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन 13वें दिन के बाद उल्टा हो जाएगा, LH बढ़ जाएगा, FSH थोड़ा कम हो जाएगा। तो अभी स्थिति क्या है, FSH बढ़ गया, LH अभी कम है। FSH जाके अपना काम करता है अंडाशय में, ओवेरी गया और वहां पुटिकाओं के निर्माण को शुरू किया, फॉलिकल्स, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और अंत में हमने अंड जनन में पढ़ा था एक पूर्ण परिपक्व ग्रैफियन पुटिका बन जाती है, बन गई। कहां पर, इस अवस्था में अंडाशय में इस हार्मोन के कारण एक ग्रैफियन पुटिका बनी, और ग्रैफियन पुटिका बनी तो क्या बनाएगी, एस्ट्रोजन हार्मोन बनाएगी। यहां तक क्लियर। तो एस्ट्रोजन का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। ये सब परिवर्तन कौन सी अवस्था में हुए, पुटिकीय अवस्था में ऐसे परिवर्तन हुए। तो 2 चेंजेस मैंने डिस्कस किए। अब चलते हैं अगले पे।
अगला जो तीसरी अवस्था है वो अंडोत्सर्ग अवस्था। ये 14th डे, केवल 14वें दिन की क्रिया है। एक दिन अंडोत्सर्ग अवस्था आएगी और ऐसा हमारी किताबों में लिखा हुआ है, ऐसे हमने पढ़ा, अचानक से 13वें दिन के बाद LH का लेवल बढ़ा FSH की तुलना में, इसको हम कहते हैं LH सर्ज। ये भी पीयूष ग्रंथि का एक हार्मोन है, अंडाशय में आएगा, वहां ग्रैफियन पुटिका है, उस पे जाके वर्क करेगा। कौन सी क्रिया करवाएगा? अंडोत्सर्ग। तो यहां पर क्या कहा मैंने, ये FSH का लेवल, ये LH का लेवल इंक्रीज है, इसको हमने LH सर्ज कहा। अंडोत्सर्ग हुआ, ग्रैफियन पुटिका से द्वितीयक oocyte निकलकर फैलोपियन नलिका में चली गई। क्लियर? बचा क्या? ग्रैफियन पुटिका अभी बची है, लेकिन उसमें द्वितीयक oocyte नहीं है। तो ग्रैफियन फॉलिकल विदाउट सेकेंडरी oocyte, ये एक संरचना बनी, इसका नाम कॉर्पस ल्यूटियम, पीत पिंड कहते हैं इसको। कब बनी? अंडोत्सर्ग के समय। ये जो पीत पिंड है, कॉर्पस ल्यूटियम है, ये दो प्रकार के हार्मोन बनाएगी, एस्ट्रोजन और, तो ये एक चक्रीय अंतःस्त्रावी ग्रंथि का काम करती है। 28 दिनों में बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, टूटती रहेगी, तो चक्रीय अंतःस्त्रावी ग्रंथि ये हार्मोन बनाएगी। इन हार्मोनों का लेवल 14वें दिन के बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा बढ़ेगा, एस्ट्रोजन का लेवल उससे थोड़ा कम रहेगा। ये सब परिवर्तन कब हुए? अंडोत्सर्ग अवस्था में। लास्ट बात करते हैं पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था, यानी पीछे के जितने दिन है 15th to 28th डे, पीछे के जितने भी दिन है, 13 दिन होते हैं करीब करीब, ये इस अवस्था के, इस समय ब्लड में किसका लेवल बढ़ गया? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये जाके किस पे वर्क करेंगे? तो गर्भाशय में जो क्षति हुई थी, डिस्कस की थी यहां पर, तो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस का दोबारा निर्माण होगा, रुधिर केशिकाओं का जाल बन जाएगा, ताकि अगर निषेचन हो तो गर्भाशय को आरोपण के लिए तैयार किया जाए। ये सब काम कौन से हार्मोन के कारण हुआ और परिवर्तन कहां हुए? ये सब कौन सी अवस्था में हुए? पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था में होंगे ये चेंजेस। यहां तक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो निषेचन नहीं होता है तो वापस कौन सी अवस्था आनी चाहिए? ऋतुस्राव अवस्था। तो जो पीतपिंड कार्पस ल्यूटियम बना हुआ था उसको मेंटेन करके रखता है ये हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। तो ऐसी कंडीशन में जब निषेचन नहीं होगा तो आरोपण की भी कोई संभावना नहीं है, ये अवस्था दोबारा आ जानी चाहिए। तो अचानक से इनका लेवल घटेगा और उस समय पीतपिंड कॉर्पस ल्यूटियम हासित हो जाएगा, मेंटेन नहीं रहेगा और परिवर्तित हो जाएगा कॉर्पस एल्बिसियन में, हासित पिंड में। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो अगर ऋतुस्राव अवस्था यानी आर्तव चक्र चल रहा है, इसका मतलब गर्भधारण की क्रिया नहीं हुई है, और अगर ये क्रिया रुक जाती है ये इंडिकेशन है कि गर्भधारण हो गया है। लेकिन हमेशा ऐसा आवश्यक नहीं है, कई बार हार्मोनल असंतुलन, पोषण की असामान्यताएं, तनाव, इनके कारण भी इसमें असमानताएं या असामान्यताएं आ जाती हैं। यहां तक ठीक? तो ये एक सामान्य सी जानकारी आपने डिस्कस की। तो कल हम एक आरेख बनाकर हार्मोन के लेवल, कौन से चेंजेस हो रहे हैं, ये सब हम एक डिस्कशन करेंगे। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।